नमस्कार, बहुत स्वागत और खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम देखना आप शुरू कर चुके हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बाकी बची 5 सीटों पर कांग्रेस के टिकट के दावेदारों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं, दावेदारों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, किसी भी वक्त से जारी किया जा सकता है। कुछ सीटें ऐसी भी बताई जा रही है जिन पर पेंच फंसा हुआ है, सहमति बन नहीं पा रही है। कांग्रेस में टिकट को लेकर बरकरार इसी असमंजस पर हम चर्चा भी आज करने वाले हैं। तो कांग्रेस की आज ये लिस्ट आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लिस्ट में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है। 5 जो सीटें बाकी हैं उन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज पार्टी कर सकती है, ऐसा पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बयान उन्होंने आज दिया हो। इससे 3 दिन पहले भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा था कि आज शाम तक नाम आ सकते हैं। थोड़ा सा और इतिहास में आपको पीछे लिए चले, उससे पहले भी इसी तरह के बयान दिए गए थे। विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की बात कही गई थी कि हम अपने दावेदारों के नाम का ऐलान जल्दी करेंगे। तो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दें और फिर इस चर्चा के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत चौहान साहब का। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो राजनीति इतर है, लेकिन आज जो हमारे दोनों मेहमान हैं उन्हें चौहान साहब हमें कहना होगा। खैर अनिल जी, सवाल चूंकि आपसे जुड़ा हुआ तो पहले मैं आना चाह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में भी वही हुआ कि प्रत्याशियों के ऐलान की बात कही गई कि जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा ताकि तैयारियों के लिए वक्त मिले, और लोकसभा में भी कमोवेश वैसी स्थिति, वही देरी। कहीं ना कहीं दावेदारों के लिए और जो प्रत्याशी बनेंगे उनके लिए वक्त की कमी जाएगी। अनिल जी। देखिए ललित जी, एक इसमें कहीं भी कमी का सवाल नहीं है। कांग्रेस ने निश्चित रूप से, कांग्रेस ही नहीं हर दल चाहता है कि जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा करें, लेकिन कांग्रेस में एक सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ ब्लॉक, जिला, बल्कि आप कह लीजिए कि बूथ लेवल की इकाई का भी अपना महत्व है, और उनसे नाम मांगे जाते हैं। सारे सर्वेस होते हैं, सारे जाति, समुदाय या वर्ग, सभी का संतुलन बिठाया जाता है कि सभी को हमको कैसे लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने का मौका देना है, एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते। लेकिन इधर आप भारतीय जनता पार्टी को जब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां 2 लोगों की मोनोपोली चलती है, चाहे वो सीएम की घोषणा हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा की घोषणा हो। तो उनके लिए आसान है कि उनको दादागिरी करके घोषित करना है, और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहा है, किस तरह की तानाशाही का सामना कर रहा है। कांग्रेस में जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता है, लोकतंत्र है, और उसके हिसाब से प्रत्याशियों की घोषणा होती है। और मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कोई लेट या विलंब जैसी कोई स्थिति है। बहुत जल्दी आपको नाम, किसी भी मूवमेंट में नाम घोषित हो जाएंगे। हो सकता है हमारे डिबेट चलते में हो जाए, हो सकता है देर रात तक हो जाए, लेकिन नामों की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है और पर्याप्त समय है। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्रत्याशी नहीं, आइडियोलॉजी, विचारधारा, हमारी जो घोषणाएं हैं और जो घोषणा पत्र में पिछली सरकार ने वादे किए उस पर कितनी खरी उतरी है, इन सारी चीजों का मूल्यांकन करके जनता वोट डालती है कि कौन ज्यादा समरसता सरकार चलाया, कहां तानाशाही हुई, कहां लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ। इन विषयों को सोचकर जनता वोट डालती है। जी जी, तो ये बोलकर आपने मतलब इशारा ही कर दिया है कि भाई हो सकता है डिबेट के चलते चलते हो जाए, तो इस पर भी चर्चा हो जाएगी। और के.एस. चौहान साहब, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? जी। मुस्कुराहट का राज ये है ललित जी, जब हम विधानसभा में जाते हैं तो विधानसभा में भी इनकी अंतरकलह इतनी ज्यादा रहती है कि सीटों के बंटवारा और अंतरकलह और गुटबाजी और एक दूसरे की टांग खींचना, इनकी विचारधारा, इनका लोकतंत्र छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिखता है, लेकिन तेलंगाना में दिखता ही नहीं है, जहां पर ये लेके आते हैं। और 2 महीने पहले ही वहां पर सीटों का बंटवारा हो जाता है। पहले तो ये तय करें कि वहां पर क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तेलंगाना में इनका टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था क्या? वहां पर 90 की 90 सीटों का बंटवारा जो है
जो घोषणा है वो 2 महीने पहले ही हो गई थी। आज 39 और 43 सीटों की इनकी घोषणा हो चुकी है। 6 सीटों की यहाँ पर भी हुई है। ये 5 टिकटों में क्यों नहीं कर पाए? तो इनका अंतर्द्वंद सबको मालूम है। दीपक बैज और कवासी, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी, पर कई जगह तो बड़ी अजीब सी स्थिति आपके लिए बनी। एक भोजपुरी स्टार को आपने मौका दिया, वो आया कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर अचानक से फिर नमूदार हुआ, वो कह रहा कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। केएस साहब, हाँ नहीं, एक बार अगर हम यहाँ पर देखें, छत्तीसगढ़ में ही देखें, हाँ। तो ज्योत्सना महंत नहीं चाहती थी। ज्योत्सना महंत चाहती थी कि अपने मेरे लड़के को टिकट दे दिया जाए। यहाँ पर विकास जी नहीं चाह रहे थे, तो वो भी बोल रहे थे कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। यहाँ तो पकड़ के लाने की स्थिति है। यहाँ पर तो कोई लड़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि पैसा खर्च करना पड़ेगा, धन तन और मन लगाना पड़ेगा। इस वजह से तो ये स्थिति है। और जहां पर आपने दिया है वहां पर दुर्ग के दो प्रत्याशियों को आपने बाहर से टिकट दे दी। दुर्ग में नहीं दी, क्यों? क्योंकि वो क्लीन स्वीप में हार जाएंगे। बड़ी अच्छी बात 3,80,000 से पहले हमारे जीते हुए हैं। बड़ी अच्छी बात आपने याद दिला दी। तन मन धन का जिक्र किया आपने, तन मन धन का जिक्र किया। खाते ही सीज हो गए हैं, फिर कहां से धन लाया जाएगा? मैं आऊंगा केएस साहब आपके पास। जी अनिल जी प्लीज रिएक्शन। देखिए ललित जी, बहुत स्पष्ट कर दिया केएस चौहान साहब ने कि धन नहीं है कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास और पैसा लगाना पड़ेगा। ये शब्द जो इन्होंने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं, उनकी विचारधारा कह रही है। ये स्पष्ट होता है कि ये बहुत बड़े धनबल का इस्तेमाल करने वाले और करते आए हैं। देखिए कांग्रेस में किसी भी नेता ने नहीं कहा कि मेरे बेटे लड़ेंगे बेटी, और केएस चौहान साहब से किसी ने गुफ्तगू की हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात, उन्होंने अपने आपके उस मूल सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि इनके यहाँ आज ये सत्ता में है 10 साल से, फिर भी एक उम्मीदवार कहता है साहब मैं नहीं लड़ूंगा, फिर उसको मुश्किल से तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह, अभी भी आप छत्तीसगढ़ में देखिए, चिंतामणि महाराज को हमारे यहाँ से ले गए हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। मैं समझता हूं आज 20 से 25% ऐसे नेता हैं इनके यहाँ जो दूसरे दलों से आए हैं, इनकी विचारधारा नहीं है वो। ईडी आईटी सीबीआई के डर में ये लोग ले गए हैं, उनको डरा धमका के, या तो फिर अदानी का धन था और उसके भरोसे ये लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। तो देखिए एक तरफ धनबल है, एक तरफ ईडी आईटी सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग है, भयादोहन है, और एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्य। अब जनता को चयन करना है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। जो आप बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई, भयादोहन। वैसे जब आप अनिल जी ये शब्द बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, भयादोहन। आमतौर पे हिंदी ब्लैकमेल हम कह देते हैं। मैं सवाल पे आता हूं। आपने लोकतंत्र का जिक्र किया। एक बड़े जर्नलिस्ट हैं मिस्टर रावल, लंबे अरसे से वो कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। उनका एक आर्टिकल है, उसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति दरअसल बनती क्यों है। आप जाइए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास, वो कहते हैं मुझे इस बारे में भी पता नहीं है। फिर वेणुगोपाल से पूछा जाता है, वो भी चीजों को टाल देते हैं। डिसीजन मेकर है कौन? अनिल जी। देखिए ललित जी, असल में कांग्रेस में एक सामूहिक निर्णय होता है। जब आप किसी एक व्यक्ति विशेष से पूछेंगे, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, अमित शाह जी से पूछ लीजिए, वो बोल देंगे बाकी सब चुप, कोई कुछ बोल रहा है उससे मतलब नहीं, मैं जो बोलूंगा वो होगा, वही कानून है, वही नियम है, न खाता न बही, जो अमित शाह बोले वही सही। अब मोदी जी को बोलना नहीं है। आपने कभी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी हो 10 साल में तो मुझे बता दीजिए। हमारे नेताओं में क्या है, कोई भी एक व्यक्ति इसलिए बोलने को तैयार नहीं होता कि एक सामूहिक निर्णय होता है। सीडब्ल्यूसी या कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी, इस तरह की कमेटियां निर्णय करती हैं। इसलिए भी कोई भी एक नेता बोलने की स्थिति में नहीं रहता, चाहे आप राहुल जी के पास जाए, चाहे खड़गे जी के पास जाए, चाहे किसी के पास जाए। तो उस सामूहिक निर्णय का कारण यह है कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारी पार्टी में हर विचार को सुना जाता है। कई बार आप लोग कहते हैं कांग्रेस में अनुशासनहीनता ज्यादा है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस में लोकतंत्र ज्यादा है, और कई बार अति उत्साह में या भारतीय जनता पार्टी के प्रोवोक करने के कारण कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं जिससे कांग्रेस का अनुशासन भंग होता है। लेकिन ना सिर्फ अनुशासन, तो कांग्रेस ना सिर्फ अनुशासन बल्कि पूरे कैडर को गलत मैसेज जाता है। अब अगर दाऊ किसी कॉन्फ्रेंस, किसी मंच पर, भरे मंच पर इस तरह की बातें कर दें तो कैडर को तो वो गलत मैसेज डिलीवर हो गया ना। अनिल जी, कैडर मतलब मैं कार्यकर्ता कहना चाह रहा हूं। आप मुझे सत्ता दे दीजिए, मैं 1000 दाऊ भारतीय जनता पार्टी में खड़े करके आपको दिखा दूंगा, तो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। ईडी आईटी सीबीआई और संसाधन और अदानी का धन अगर आप दे दें तो किसी भी स्टेट में, और ये कांग्रेस की बात थोड़ी है, आप शिवसेना राकपा का क्या हश्र हुआ देख लीजिए।
मध्य प्रदेश में जनमत के चुनी गई सरकार 2018 में, उसका क्या हुआ देख लीजिए। आज लोकतंत्र की जो लगातार हत्या हो रही है, क्या उसको जनता नहीं देख रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो सच सामने आया है कि रात को ईडी का छापा, सवेरे 100 करोड़ का चंदा, 50-55 कंपनियां ये कर रही हैं। तो क्या जो डी कंपनी के बारे में हम लोग बचपन में सुनते थे, दाऊद इब्राहिम की एक कंपनी है, उसके गुर्गे जाते हैं, कनपटी पर रिवॉल्वर रखते हैं और पैसा वसूल के लाते हैं। अब तो ऐसा एहसास होने लगा, ये मुझे नहीं, ये हिंदुस्तान के आम व्यापारी, आम जनों को एहसास होने लगा है कि क्या इस तरह से रहनुमाई का जिम्मा था, वही लोग इस तरह से नोच खसोट रहे हैं। ये जो बड़ी बात है ललित जी, अब इसके आधार पर और देश की जनता इन चीजों को समझ रही है, बहुत बारीकी से समझ रही है कि कैसे धार्मिक उन्माद फैलाकर और किस तरह से लूट का मामला चल रहा है, चाहे चंदे की बात हो, पीएम केयर्स फंड की बात हो या दूसरा मामला हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट तंत्र लोकतंत्र को बना दिया है, उसको बहुत आसानी से समझा जा रहा है। चाहे अजीत पवार हो, चाहे अशोक चौहान हो, 2 दिन पहले इनको गालियां दी जाती, इनके छापे मरवाए जाते हैं और उसके बाद इनके राज्यसभा की लिस्ट आती है, उसमें पहला नाम उन्हीं का होता है। तो इस तरह का जो खेल है, क्या जनता नहीं समझ रही है? एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरे दल हो। दीपक वैद साहब जो हैं वो मतलब अध्यक्ष भी हैं, वो दरअसल 2 बार कह चुके हैं, 2 बार का तो खैर मुझे ही ध्यान है, उन्होंने 2 बार कहा कि भाई आज हमारी जो लिस्ट है वो आ जाएगी या आज इसका ऐलान हो जाएगा। 2 से 3 बार उन्होंने कहा और वो ऐलान नहीं हुआ। मैं इसकी बात कर रहा हूं, और जब तक दावेदार ये श्योर नहीं होगा कि हाँ उसे प्रत्याशी बना दिया गया, उसका दिमाग तो पूरा दिल्ली में लगा रहेगा ना, फिर वो जमीन पर कैसे काम करेगा? अनिल जी, ये मेरा सवाल है। ललित, बात आपकी सच है कि उम्मीदवार तब तक कंफ्यूजन में रहेगा कि मेरा नाम डिक्लेयर हो, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हाँ लिस्ट आज आने वाली है, मैं आपको जेपी नड्डा जी जब अध्यक्ष हैं और अमित शाह जी जब भाजपा के अध्यक्ष थे, ऐसे दर्जनों वीडियो विजुअल दे सकता हूं जिसमें अमित शाह जी कहते हैं कि आज हमारी लिस्ट आ जाएगी और 15 दिन तक नहीं आती। और जेपी नड्डा जी जैसा भी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, वो कहते थे कि हमारी लिस्ट आ जाएगी और नहीं आ पाती थी। तो देखिए, राजनीतिक दलों में अमूमन ये होता है कि एक उम्मीद होती है कि आज सारी चीजें हो गई, टेक्निकली हमारी सारी चीज हो गई, पर कई बार क्या होता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो कहता है कि भाई सर्वे से एक बार मिलान कर लेने दो। तो ये तो और अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही। कांग्रेस बहुत सावधानी से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, इसलिए डिले हो रहा है। इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है, और कांग्रेस ही नहीं, आम जनता जो लोकतंत्र को बचाना चाहती है, वो जनता चुनाव के लिए तैयार है। उम्मीदवारों की घोषणा एक औपचारिकता है। मुख्य चुनाव कांग्रेस का पंजा निशान लड़ेगा और उस पंजा छाप पर सारी जनता और सारे कांग्रेसी एकजुट होकर मेहनत करेंगे। और आप देखिएगा, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम जनता हिंदुस्तान की होने वाला है। बीजेपी वर्सेस आम जनता ये चुनाव होने वाला है। उमेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उमेश के पास भी हम एक बार चलेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। उमेश, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, गर्मा गर्म ये डिबेट चल रहा है, चूंकि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं है और जो दावेदार हैं उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच क्या कुछ अपडेट आपके पास उमेश? देखिए ललित जी, अगर मैं ग्राउंड जीरो पर अगर पहुंचता हूं और वोटरों से, मतदाताओं से जब हम बात करते हैं कि इस बार किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करेंगे, तो एक ही बात निकल कर सामने आती है। अभी तो सामने वाली जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उनके तो प्रत्याशी ही घोषित नहीं है, तो मुद्दे क्या होंगे? तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। हर रोज यही स्थिति बनती है, शाम होता है लोगों को ये जानकारी मिलती है कि अब तब में बस लिस्ट आने वाला है, लेकिन दूसरे दिन ये पता चलता है थोड़ी देर बाद कि आज नहीं अब कल आएगा जो लिस्ट है प्रत्याशियों की। तो कहीं ना कहीं ओहापोह की स्थिति जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, या तो फिर बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जिनको पार्टी संतुष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए नाम उनके तय नहीं हो पा रहे हैं, या फिर क्या कुछ कारण है कि प्रत्याशियों के नाम घोषणा नहीं कर पा रही है कांग्रेस। इसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी लगातार जमीन पर जाकर लोगों के बीच पहुंच रही है, तो मिल जाता है। मैं उमेश आपको रोकना चाह रहा हूं, और दरअसल हमें दूसरी खबर का रुख करना होगा। अनिल जी आपका, केएस साहब आपका, हालांकि आपकी खिलखिलाहट का राज हम नहीं जान पाए, फिर आगे चर्चा होगी तो उस खिलखिलाहट के राज पर मैं आगे आपसे कभी और चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम अपडेट्स को लेकर हम ये चर्चा कर रहे थे। लिस्ट एक आ सकती है कि बड़ा अपडेट है। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करना होगा। धार से बड़ी खबर है, भोजशाला में दूसरे दिन का सर्वे हो चुका है। दरअसल एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है, आज उसका दूसरा दिन। भोजशाला में दूसरे दिन का भी सर्वे हो गया और एएसआई की टीम ने दूसरे दिन का सर्वे पूरा कर ये टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई है।
पूरी सुरक्षा के बीच ये सर्वे किया जा रहा है। आज दूसरे दिन का सर्वे पूरा। तो सर्वे लगातार चल रहा है। एएसआई की टीम ने दूसरे दिन का भी सर्वे कर लिया। सर्वे के बाद टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई है। भोजशाला का मुद्दा ऐसा लगातार इसे लेकर अब चूंकि बयानों के सिलसिले भी चल रहे हैं और हाईकोर्ट के निर्देश पर ये पूरा सर्वे हो रहा है। तमाम जो तकनीकें, मसलन ज्ञानवापी में जिस तरह से सर्वे किया गया था, तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उसी तरह से उसी तकनीक का इस्तेमाल कर धार भोजशाला का भी सर्वे किया जा रहा है। और आज ये दूसरे दिन का सर्वे था। आज एएसआई का दूसरे दिन का सर्वे, और दूसरे दिन का सर्वे पूरा करने के बाद जो एएसआई की टीम है वो वापस भोपाल के लिए रवाना हो गई है। अच्छी बात ये कि पूरी सुरक्षा के बीच ये सर्वे हो रहा है। दीवार से सटी 6 इंच की मिट्टी हटाकर आज जांच की गई है। कार्बन कोटिंग, जैसे कार्बन डेटिंग आप कहते हैं, उसके जरिए भी सच को सामने लाने की कोशिश। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश के बाद शनिवार आज दूसरा दिन। एएसआई के जो वकील थे वो भी साथ रहे, हिमांशु जोशी, हिंदू पक्ष की तरफ से आशीष गोयल और गोपाल शर्मा। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के समद खान वो भी भोजशाला में मौजूद रहे। भारी पुलिस बल है और उन सब के बीच ये सर्वे लगातार जारी है। 3 स्थानों पर कार्बन कोडिंग की जा रही है। इसके अलावा जीपीआर तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। सुरक्षा के लिहाज से एएसपी, सीएसपी, 3 डीएसपी, 8 थाना प्रभारी, 175 का पुलिस बल तय किया गया है। हाई राइज भवनों पर पुलिस की तैनाती है। 25 चौराहों पर फिक्स पॉइंट है। 4 मोबाइल यूनिट पुलिस की लगातार घूम रही हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से। तो आज का यह सर्वे पूरा कर दिया गया है। इस बीच यह भी हुआ, दरअसल कल नमाज के लिए भी परमिशन देनी थी। कल शुक्रवार था और रमजान भी चल रहा है, तो कल नमाज के लिए भी वक्त देना पड़ा। और अब आज दूसरे दिन का ये सर्वे हो गया। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, दूसरे दिन का सर्वे पूरा, क्या अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार की भोजशाला में जो है एएसआई की टीम जो है आज सुबह 8 बजे से ही सर्वे में जुटी हुई थी। सुबह 8 बजे से ही टीम जो है भोजशाला के अंदर टीम ने प्रवेश किया। 5 सदस्यों की ये टीम थी और इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम जो है पक्षकार है, उनके एक व्यक्ति भी इस टीम में मौजूद थे। इसके साथ ही हेल्पर लोग भी इस टीम में मौजूद थे। और इस प्रकार से जो है पूरी टीम जो है सुबह 8 बजे से लेके और शाम को करीब 6 बजे के सर्वे जो है पूरा जारी रहा। और दोपहर के समय बीच बीच में जो है जो सामग्री उनको चाहिए थी वो सामग्री उपलब्ध करवाई गई। दोपहर के समय जो है कुछ खुदाई की सामग्री जो है वो भोजशाला के अंदर दी गई, जिसके बाद में जो है ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि भोजशाला में खुदाई भी हुई है और ये सर्वे जो है पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और ये कल भी सर्वे जारी रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एएसआई के अधिकारियों से जब हमने बात करना चाही तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सर्वे जो है पूरी तरीके से गोपनीय है और ये सर्वे जब पूरा हो जाएगा और इसके बाद में इसकी रिपोर्ट जो है इंदौर हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी और उसके बाद ही ये पूरा मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या निकला और क्या क्या चीजें इसमें थी और किस प्रकार का सर्वे हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। धार की भोजशाला इस समय धार ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सुर्खियों में आ गई है। इसकी एक वजह यह है कि धार की भोजशाला का सर्वे शुरू हो चुका है। इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एएसआई की टीम सर्वे में यहाँ जुटी है। कल भी सर्वे हुआ था और सर्वे का आज दूसरा दिन रहा। सुबह 8 बजे से एएसआई की टीम यहाँ सर्वे के लिए पहुँची थी और पूरे दिन शाम तक इन्होंने यहाँ सर्वे किया। एएसआई की टीम के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के एक व्यक्ति भी उनके साथ मौजूद थे।
साथ ही कुछ हेल्पर भी उनके साथ में मौजूद थे और पूरे दिन यहाँ उन्होंने सर्वे किया। ऐसा माना जा रहा है कि सूत्रों से पता लगा है कि यहाँ पर अंदर खुदाई भी की गई है, क्योंकि दिन के समय यहाँ पर खुदाई के उपकरण भी अंदर पहुँचाए गए थे। तो अब जो है गौशाला का सर्वे पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। वहीं हम दूसरी ओर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो गौशाला के चारों तरफ बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर गौशाला में पुलिसकर्मी तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। इसके साथ ही पूरे शहर में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि गौशाला परिसर के आसपास चारों तरफ जो है पुलिस बल जो है बड़ी संख्या में मौजूद है। वहीं अब जो ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू पक्षकार जो सर्वे के बाद में बाहर निकलकर शाम को आए हैं, उनसे जब हमारी चर्चा हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अब जो है शुभ संकेत उन्हें मिल रहे हैं और जल्द ही इसका सर्वे का काम पूरा होगा और इसके बाद यह सर्वे की रिपोर्ट हाई कोर्ट इंदौर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट फैसला करेगा कि आखिर गौशाला का क्या होगा। धार की गौशाला से नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार।